नमस्कार। मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग योजना में पुनः आप सबका सभी प्रतिभागियों का अभिनंदन है। जो नीट और IIT JEE के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह बहुत अच्छा प्लेटफार्म है अभ्युदय निःशुल्क कोचिंग योजना, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है। हम सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। सरफेस केमिस्ट्री में लेक्चर 4 हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, लेकिन लेक्चर 4 को स्टार्ट करने से पहले हम लेक्चर 3 को थोड़ा सा रिवाइज कर दें, जिससे कि लेक्चर 4 को समझने में आसानी हो, बहुत आराम से आप लेक्चर 4 को समझ सकें। तो देखिए भाई, पिछले टर्म पर हम लोगों ने डिस्कस किया था, हम लोगों ने पढ़ा था कि एड्जॉर्प्शन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं कि जो एड्जॉर्प्शन को प्रभावित करते हैं। एड्जॉर्प्शन को प्रभावित करने वाले ADSORPTI एड्जॉर्प्शन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक थे। पहले नंबर पर टेम्परेचर, दूसरे नंबर पर प्रेशर और तीसरे नंबर पर नेचर ऑफ द एडजार्बेट, नेचर ऑफ एडजार्बेट और चौथे नंबर पर नेचर ऑफ एडजार्बेंट, चौथे नंबर पर नेचर ऑफ एडजार्बेंट। ये चार बातें ऐसी थीं जो प्रोसेस ऑफ एड्जॉर्प्शन को प्रभावित करती हैं। हमने टेम्परेचर का प्रभाव डिस्कस किया था और ये कहा था कि अगर आप टेम्परेचर लो रखेंगे तो अच्छा एड्जॉर्प्शन होगा। प्रेशर के केस में मैंने ये कहा था कि हाई प्रेशर पर गैस किसी भी सॉलिड सरफेस पर या एड्जॉर्बेंट पर ज़्यादा एड्जॉर्ब होगी। नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट और नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट, इन दोनों को हम अभी प्रेशर का डिस्कशन ख़त्म नहीं हुआ है, प्रेशर का जो एक्सप्लेनेशन है वो ख़त्म नहीं हुआ है। एक साइंटिस्ट थे फ्रीउंडलिक, क्या नाम था उनका? फ्रीउंडलिक। उन्होंने इफेक्ट ऑफ प्रेशर काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन एड्जॉर्प्शन, ADSORPTION। और इसको किसने डिस्कस किया था भाई? इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन एड्जॉर्प्शन बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था। उन वैज्ञानिक का नाम था फ्रीउंडलिक, FREUNDLICH, फ्रीउंडलिक। देखिए इसकी स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार एक इंटरव्यू में हमसे पूछ लिया गया, चूँकि मैं फिजिकल केमिस्ट्री का आदमी था, तो हमसे पूछा गया कि आप तो फिजिकल केमिस्ट्री के हैं, आप फ्रीउंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म जानते हैं? तो एक एक्सपर्ट थे, उन्होंने कहा कि आप फ्रीउंडलिक की स्पेलिंग पहले लिख के दिखाइए। तो फ्रीउंडलिक की स्पेलिंग भी महत्वपूर्ण है कभी इंटरव्यू के लिए। तो प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा एड्जॉर्प्शन पर, इसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने वाले साइंटिस्ट का नाम था फ्रीउंडलिक, FREUNDLICH। लेकिन फ्रीउंडलिक ने कैसे प्रेशर का एक्सप्लेनेशन एड्जॉर्प्शन पर दिया था, उसको समझने के पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग समझेंगे थोड़ा देर। उसका नाम है एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। इसका एक्सप्लेनेशन देने के पहले एक छोटी सी हेडिंग डाल दीजिए, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, चूँकि एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म की इसमें आवश्यकता पड़ेगी। एड्जॉर्प्शन ADSORPTION, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। तो देखिए भाई, इसके नाम से स्पष्ट है। आइसो माने क्या? आइसो माने सेम, और थर्म, आइसो का मतलब क्या होता है? सेम, और यहाँ थर्म का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर, TEMPERATURE, टेम्परेचर। तो देखिए भाई, व्हाट इज द एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म? तो एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म एक रिलेशन है किसके किसके बीच में? अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब्ड, द वेरिएशन ऑफ एड्जॉर्प्शन विथ प्रेशर एट ए गिवन कांस्टेंट टेम्परेचर इज नोन एज एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब्ड और प्रेशर के बीच में क्या रिलेशन है? अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब को हम लिखते हैं x/m से, और प्रेशर के बीच में क्या संबंध है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। चूंकि आपने आइसोथर्म कहा तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एक निश्चित तापमान पर अमाउंट ऑफ x/m अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब है। ये प्रेशर पर कैसे निर्भर करता है? तो मैंने लिख दिया है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फ्रीउंडलिक ने यही बताया था, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो व्हाट इज द एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म? तो वेरिएशन ऑफ अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब, ये अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब है विथ प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर, इज नोन एज
एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो इसी चीज को लिखना है भाई डबल कामा में। अगर कोई आपसे पूछे कि एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है तो आप लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे? एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कैसे एक्सप्लेन करेंगे? वेरिएशन ऑफ अमाउंट ऑफ गैस, ये जो x अपान m है वो अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड है किसी सॉलिड सरफेस पर, किसी सॉलिड सरफेस पर, ये सॉलिड सरफेस है, इस पर x अपान m क्या है? अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर सेम टेम्परेचर का मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर। तो डबल कामा में लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? वेरिएशन ऑफ amount of gas, variation of amount of gas, variation of amount of gas adsorbed, variation of amount of gas adsorbed with pressure, variation of amount of gas adsorbed, इसको लिख दिया हमने x पान m से, with pressure PRESSURE, with pressure at a given temperature, at a given या constant temperature, at a given temperature TEMPERATU, at a given temperature is known as adsorption isotherm, is known as adsorption isotherm, इज नोन एज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो भाई ध्यान दीजिएगा कि व्हाट इज द, अगर कोई आपसे पूछे एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है क्या, तो क्या जवाब देंगे? आइसोथर्मसिस तो आप क्लियर कट अपने दिमाग में फिगर बना ले जाएंगे कि वह प्रोसेस एज कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो रहा है। और एक्सप्लेन कैसे करेंगे? एक्स अपान एम, अमाउंट ऑफ गैस जो एडजॉर्ब हो रही है, प्रेशर के बढ़ाने पर वो घटेगी कि बढ़ेगी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसको दिखाने वाला जो लाइनें होती हैं जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं, जो एट कांस्टेंट टेम्परेचर होती है, उसको हम एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कहते हैं। तो भाई ध्यान दीजिएगा, अगर कोई आपसे पूछे कि एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है तो आप बताएंगे वेरिएशन ऑफ अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब, दैट इज एक्स अपॉन एम विथ प्रेशर at a given या constant temperature is known as adsorption isotherm, is known as adsorption isotherm। आप शॉर्ट तक कट में भी लिख सकते हैं x अपान m वर्सेज क्या p के बीच में at constant temperature, at constant temperature। तो चलिए भाई अब हेडिंग डाल दीजिए फ्रीउंडलिक। फ्रीउंडलिक ने क्या काम किया था? फ्रीउंडलिक ने कोई भी गैस सॉलिड सरफेस पर एडजॉर्ब हो रही है तो प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रेशर बढ़ाने पर कॉन्टिन्यूसली एडजॉर्प्शन बढ़ेगा कि एक निश्चित समय के बाद प्रेशर सैचुरेट होगा, एक निश्चित समय के बाद अमाउंट ऑफ गैस जो एडजॉर्ब हो रही है सैचुरेट होगी, कि लगातार एडजॉर्प्शन बढ़ता जाएगा। कैसे? प्रेशर और अमाउंट ऑफ गैस जो एडजॉर्ब हो रही है दोनों में क्या संबंध होता है, क्या रिलेशन होता है, इसको एक्सप्लेन करने वाले साइंटिस्ट थे, उनका नाम था फ्रीउंडलिक। क्या नाम था? फ्रीउंडलिक। तो भाई हमने एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इसीलिए बताया कि एडजॉर्प्शन आइसोथर्म एक रिलेशन होता है किसके किसके बीच में? इट इज अ रिलेशन, किसके किसके बीच में? रिलेशन बिटवीन एक्स अपॉन एम अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब वर्सेज किसके किसके बीच में? वर्सेज पी के बीच में एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो अब हम लोग हेडिंग डालेंगे, चूंकि एडजॉर्प्शन आइसोथर्म हम लोग पढ़ चुके हैं और अब डिस्कस करेंगे फ्रीउंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। अब हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रीउंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रीउंडलिक FRUND फ्रीउंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, फ्रीउंडलिक FREUND फ्रीउंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। हेडिंग डालिए FREUND फ्रीउंडलिक एडजॉर्प्शन ADSORPTION फ्रीउंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, फ्रीउंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ये बहुत
अच्छे, बहुत रिनाउंड साइंटिस्ट थे, बहुत वर्क किया था इन्होंने एडजॉर्प्शन पर। तो देखिए भाई समझिए फ्रीउंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है क्या, इन्होंने क्या बताया था पहले समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग लिख लेंगे। इन्होंने ये बताया था कि कोई भी एक सॉलिड सरफेस है जिसको हम एडजॉर्बेंट कहेंगे, एडजॉर्बेंट ना, तो एडजॉर्बेंट का जो मास माना इन्होंने x, लेट x इज इक्वल टू क्या है, मास ऑफ द, वेयर x इज द मास ऑफ द, देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा कि x है जो गैस इस पर एडजॉर्ब हो रही, x इज द गैस एडजॉर्ब, x क्या है, मास ऑफ द गैस, मास ऑफ द गैस, मास ऑफ द गैस एडजॉर्ब, मास ऑफ द गैस एडजॉर्ब या एडजॉर्बेट, यही तो है, जो गैस एडजॉर्ब होती है उसको हम क्या कहते हैं भाई, उसको एडजॉर्बेट कहते हैं। और जिस सरफेस पर वो गैस एडजॉर्ब हो रही है उसका मास हमने क्या माना, लेट m इज इक्वल टू मास ऑफ द गैस, मास ऑफ द, m is the mass of the adsorbent at which gas is adsorbed, at which gas is adsorbed, जिस पर गैस एडजॉर्ब हो रही है उसका मास है। तो यहां पर हमारा एडजॉर्बेट सॉलिड है, लेकिन जिस सरफेस पर यहां पर ये एडजॉर्ब हो रहा है ये क्या है भाई, एडजॉर्बेंट हमारा सॉलिड है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा हमारे पास दो चीजें हैं, x और दूसरी चीज क्या है, m। x क्या है, एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेट का मास है ना, और एडजॉर्बेट क्या है, गैस है, और ये किसका मास है, ये मास है किसका, एडजॉर्बेंट का, एडजॉर्बेंट का, और ये कैसा है, सॉलिड। तो अगर हम x अपान m को डिवाइड कर दें, x मास ऑफ द गैस जो एडजॉर्ब हो रही है और लेट मास ऑफ द एडजॉर्बेंट m है, तो x अपान m क्या होगा, x अपान m इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ गैस, अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब, ADSORBD, x अपान m अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब पर यूनिट मास ऑफ द एडजॉर्बेंट, पर यूनिट मास ऑफ द एडजॉर्बेंट, पर यूनिट मास ऑफ द एडजॉर्बेंट, ADSORBENT। तो ध्यान दीजिएगा भाई x अपान m क्या है, x अपान m क्या है, अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब पर यूनिट मास ऑफ द एडजॉर्बेंट, पर यूनिट मास ऑफ द एडजॉर्बेंट एट ए प्रेशर P, एट ए प्रेशर PRESS प्रेशर P। तो आपको फ्रीउंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को एक्सप्लेन करने के लिए तीन बातें जाननी होंगी। पहले नंबर पर x, अगर कोई आपसे पूछे तो ये एडजॉर्बेट का मास है, गैस का मास है जो सॉलिड सरफेस पर एडजॉर्ब हो रही है। m क्या है, ये एडजॉर्बेंट का मास है जिस पर गैस आके एडजॉर्ब होगी। x अपान m क्या है, x अपान m वो गैस है जो इस सरफेस पर एडजॉर्ब हो रही है, x अपान m जो इस सरफेस पर क्या हो रही है, एडजॉर्ब हो रही है, यही x अपान m है। अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब पर यूनिट मास ऑफ द एडजॉर्बेंट, पर यूनिट मास पर यूनिट मास का मतलब पर यूनिट मास, इसका यूनिट मास ले लें तो उस पर x अपान m अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब पर यूनिट मास ऑफ द एडजॉर्बेंट एट ए प्रेशर P। तो फ्रीउंडलिक ने क्या कहा, तो अकॉर्डिंग टू फ्रीउंडलिक कि यही जो x अपान m है ये प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसी के नीचे आप लिखिएगा, मैं इधर लिखता हूं, आप इसके नीचे लिखिएगा, देन अकॉर्डिंग टू फ्रीउंडलिक, देन अकॉर्डिंग ACCOR, देन अकॉर्डिंग टू फ्रीउंडलिक FREUNDLICH, देन अकॉर्डिंग टू फ्रीउंडलिक जो अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
P की पावर 1/n। बहुत अच्छा इक्वेशन है भाई, कई बार ये पूछा गया कि फ्रीन्डली के अकॉर्डिंग निम्नलिखित 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो आप ये देखिएगा कि x पान m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P की पावर 1/n। अब नीचे x पान m इज इक्वल टू, इसको हटाना चाहता हूं भाई। आप जानते हैं ना कि प्रोपोर्शनलिटी को हटाया जाता है तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का यूज किया जाता है। तो हमने लिख लिया k P की पावर 1/n। आपके पास इक्वेशन, यही इक्वेशन इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया, जहां पर k और n क्या है, जहां पर k और n कांस्टेंट हैं। यहां पर लिख सकते हैं भाई k कांस्टेंट है, n क्या है कांस्टेंट, वेयर k and n are constants, where k and n are constant, और n की वैल्यू वेयर जहां पर n की वैल्यू क्या है, वेयर n इज ग्रेटर देन 1, n की वैल्यू 1 से ज्यादा है, देयरफॉर इसलिए 1/n इज लेस देन 1। भाई देखिए, अगर आप n की वैल्यू 1 से ज्यादा किए, 1 से ज्यादा करने का मतलब आपने 1/2 किया, ये 1/2 है ना, 1/n आप निकालना चाहते हैं तो 0.5 हुआ। अगर n की वैल्यू आपने 3 दिया तो 1/n इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू 0.33। अगर 1/4 आपने दिया तो 1/4 इज इक्वल टू 0.25। देखिए, तो आपने क्या देखा कि 1/n इज लेस देन 1। यहाँ पर सारी वैल्यू 0.5, 0.33, 0.25 सारी वैल्यूज क्या हैं, ये सभी वैल्यूज लेस देन 1 है। क्या है, लेस देन 1। तो याद रखिएगा, बहुत गलती होती है बच्चे से, n यहाँ पर n इज ग्रेटर देन 1, n इज ग्रेटर देन 1 बट 1/n इज लेस देन 1। ये ध्यान रखना भाई, ये ध्यान रखना। कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि x पान m इज इक्वल टू kp, x पान m इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं रफ कर देता हूँ, इज x अपान m इज इक्वल टू k p की पावर 1/n। x अपान m इज इक्वल टू k p की पावर 1/n। यही हमारे पास फाइनल वैल्यू आई, यही आई ना। तो देखिए भाई, x अपान m इज इक्वल टू k p 1/n। अच्छा, अगर आप देखा जाए तो ये जो फार्मूला है ये y इज इक्वल टू क्या है, mx है ना, y इज इक्वल टू mx है। और इसका मतलब कि लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, लाइन PASS, लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन। जो हमारे मैथ के बच्चे हैं उसको भली भांति समझ रहे हों। तो अगर हम कोई एक्सिस खींचें, ग्राफ खींचें, यहाँ पर x पान m ले लें, y एक्सिस है ये y एक्सिस, और इसको x एक्सिस माने, ये x एक्सिस y इज इक्वल टू mx, ये m k के बराबर है, लेकिन x क्या है, p की पावर 1/n, p की पावर 1/n, या हम प्रेशर 1/n क्या डायरेक्ट प्रेशर के बीच में ग्राफ खींचे तो हमारे पास जो ग्राफ आता है ओरिजिन से पास होगा, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। अगर ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड, -29 डिग्री सेंटीग्रेड, -78 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसे ग्राफ आता है। तो ये x पान m क्या है, अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड, अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड, ADSORBD, x पान m अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड। और ये तो भाई आप जान ही रहे हैं कि प्रेशर है। तो आपने देखा कि अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड और प्रेशर के बीच में क्या रिलेशन है। इस तरीके से लाइनें, ये ओरिजिन है, इसी को ओरिजिन कहा जाता है, और ओरिजिन से पास हो रही हैं और थोड़ा सा कर्वेचर ली हुई है, 0 डिग्री, -29 माइनस, इसका मतलब ये ज़्यादा है, फिर ये ज़्यादा है, फिर ये सबसे कम है ना। तो इन यही प्रत्येक लाइनें, ईच लाइन, प्रत्येक लाइन, ईच लाइन इज नोन एज, देखिए सारी लाइनें जो दिख रही हैं, ये सारी लाइनें क्या कहलाएंगी, ये सारी लाइनें कहलाएंगी एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। एडजॉर्प्शन जो अभी हमने स्टार्टिंग में इसको एक्सप्लेन किया था, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड
और ये है एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ईच लाइन आप लिख भी सकते हैं, यहीं पे स्टार बना के लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं ईच लाइन इज नोन एज एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ईच लाइन इज नोन एज एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ईच लाइन इज नोन एज एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। प्रत्येक लाइन एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म कहलाती है। तो अगर हम इन जनरल, कई बार कंपटीशन में देखिए प्रश्न पूछा गया है, कई बार कंपटीशन में ये प्रश्न पूछा गया कि इन जनरल क्या रिलेशन होता है, तो इसी के नीचे आप लोग लिखिएगा नोट करके, इन जनरल सामान्यतः यहाँ पर एक्स पानियम, यहाँ पर प्रेशर, और जो ग्राफ आता है वो ऐसे आता है। तो कई बार मैंने फेस किया है कि यहाँ पर अगर टेम्परेचर T1, इसका टेम्परेचर T2, इसका टेम्परेचर T3, तो वो पूछता है कि ये बताइए T1, T2, T3 में कौन ज़्यादा कौन सबसे कम। तो हियर यहाँ पर T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3। ये सारी लाइनें क्या हैं? एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। जितनी लाइनें आपको T1 वाली, T2 वाली, T3 वाली सब दिख रही हैं, वो सब क्या दिख रही हैं? वो एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म दिख रही हैं। तो देखिए कई बुक वालों ने डायरेक्ट इक्वेशन को ऐसे लिखा है, एक्स पानियम इज इक्वल टू के पी की पावर 1/n। लेकिन कुछ किताब वालों ने इसको ऐसे एक्सप्लेन किया है कि जब प्रेशर बहुत लो था, एट लो प्रेशर, बहुत प्रेशर लो हो और जब प्रेशर हाई हो, तो उस स्टेज में, तो अब इसी x पान m इज इक्वल टू के पी 1/n को हम लोग एलेबोरेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो आगे लिखिए, नाउ वंस अगेन देखिए दोबारा हम लोग फिर से एक बार देखते हैं कि यही जो एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है, इसी को हम लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर पर लेंगे। तो जब हम लो टेम्परेचर पर लेंगे, मतलब जब टेम्परेचर कम हो, तो एट लो टेम्परेचर, तो जो x अपान m है, अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दीजिए p की पावर नॉट हाई एट लो टेम्परेचर पर है तो नॉट नहीं है, एट लो टेम्परेचर का मतलब x पान m, ये जो x पान m देखिए, और प्रेशर के भी कोई एक ग्राफ ले लीजिए, यही वाला ग्राफ ले लीजिए, यही ग्राफ ले लीजिए। तो प्रेशर और x पान m के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। देखिए प्रेशर आप बढ़ा रहे हैं तो x पान m अमाउंट ऑफ गैस क्या हो रही है? बढ़ रही। और एट हाई टेम्परेचर पर क्या होगा भाई? x पान m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर नॉट। इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2। तो लो प्रेशर, एट लो प्रेशर और एट हाई प्रेशर, दो, एट लो प्रेशर और यहाँ पर एट हाई प्रेशर, PRESSURE। हम लो प्रेशर पर जब देखते हैं तो x पान m, भाई यहाँ प्रेशर था तो लो प्रेशर पर x पान m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है p के, हाई प्रेशर पर x पान m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो p की पावर नॉट। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 and 2, नाउ एडिंग इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड कर लें तो हमारे पास क्या मिलेगा भाई? x पान m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, x पान m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p नॉट। तो इन जनरल हम कर लें x पान m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर क्या है? n। और यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो हम क्या मानेंगे? 1, और यहाँ पर क्या मानेंगे? 0। तो इसका मतलब कि n वेरीज फ्रॉम 0 to 1, n वेरीज फ्रॉम 0 to 1। तो हमारे पास देखिए एक इक्वेशन आया, ध्यान रखिएगा भाई, n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? 0 से 1, ये कई बार पूछा गया है।
और यहां जब 1/n था, जब n/1 था तो आपने क्या कहा था कि n इज ग्रेटर देन 1, देन 1/n इज लेस देन 1, यही था ना। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन जनरल कर लिया हमने डायरेक्टली, p की पावर n, n कहां से कहां वेरी करता है, 0 से लेके 1 के बीच में, n वेरीज फ्रॉम 0 to 1। अच्छा, अब हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा भी सकते हैं ना, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा लिया तो हमारे पास हुआ x/m इज इक्वल टू k p की पावर n। दोनों तरफ का लाग ले सकते हैं, बिल्कुल आप ले सकते हैं। तो अगर आपका आदेश हो तो मैं यहाँ से रफ कर दूँ, बिल्कुल यहाँ से रफ कर दिया हमने। भाई हम ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने दो केसेस लिया था, एट लो प्रेशर और ये हाई प्रेशर, ये प्रेशर है लो प्रेशर और हाई प्रेशर, तो देखिए हमारे पास इक्वेशन है x/m इज इक्वल टू k p की पावर n। दोनों तरफ का लाग ले लें, बिल्कुल ले लीजिए। लाग x/m इज इक्वल टू लाग k p की पावर n, यही है ना जो हमारे मैथमेटिक्स के बच्चे जुड़े हुए हैं अभ्युदय योजना से। मैथमेटिक्स बच्चे जो जेई के बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत आसान होगा, लेकिन हमारे जो बायो के बच्चे हैं उनके लिए मैं एक फार्मूला बता दूं कि लाग m इंटू n, एक फार्मूला होता है लाग m प्लस लाग n। लाग m इंटू n इज इक्वल टू लाग m प्लस लाग n। अगर कहीं पर लिखा हो लाग p इंटू q तो लाग p, ये लाग p और फिर क्या लाग q। तो चलिए भाई इसको बढ़ाते हैं, लाग m इंटू n, इसको m मान लीजिए, इसको n मान लीजिए, तो लाग x/m इज इक्वल टू लाग k, अब प्लस लगाए ना, लाग p की पावर n, यही होगा ना। अब फिर एक फार्मूला होता है हमारे पास, नेक्स्ट फार्मूला लाग x/m इज इक्वल टू m लाग x, यही होता है फार्मूला। x की पावर जो होती है वो पावर फ्रंट पे आ जाती है तो m लाग x हो जाता है। तो चलिए भाई लाग x/m इज इक्वल टू लाग k प्लस, ये देखिए लाग x/m तो n लाग p, इसको हम पहले लिख लेते हैं और इसको बाद में लिख लेते हैं। तो हमारे पास फार्मूला आया लाग x/m इज इक्वल टू n लाग p प्लस लाग k। तो देखिए इसको अगर हम y इज इक्वल टू mx प्लस c, y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें इसका तो ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, y एक्सिस पर क्या होगा, y एक्सिस पर क्या होगा जी, y एक्सिस पर लाग x/m, y एक्सिस पर होगा लाग x/m और x एक्सिस पर लाग p, x एक्सिस पर कौन है जी, x एक्सिस पर है लाग p। अब देखिए हमारा स्लोप कैसा है, हमारा स्लोप m इज इक्वल टू n पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव लाइनें कैसे खींची जाएंगी, पॉजिटिव लाइन ऐसे खींची जाएगी, तो ये ध्यान रखिएगा कि फ्रेउंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को हम लोग इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। x/m अगर लो प्रेशर पर आपसे पूछा जाए तो यही x/m इज इक्वल टू k p की पावर जो 1/n था वही रिड्यूस हो जाएगा, x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। फिर x/m हाई प्रेशर पर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p0 का मतलब वो प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता है। देखिए जैसे आपने प्रेशर हाई किया तो आपने मैथमेटिक्स में एक फार्मूला पढ़ा होगा, a की पावर 0 इज इक्वल टू 1 या x की पावर 0 इज इक्वल टू 1 या t की पावर 0 इज इक्वल टू 1, ये सब फार्मूले हैं। तो यहाँ पर देखिए x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, p0, तो x/m इसको हटा दें k p0 और p0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1,
तो x अपान m इज इक्वल टू k कांस्टेंट, मतलब प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता। इसीलिए तो आपने ग्राफ जो प्लाट किया था ऐसे प्लाट किया था ना, ऐसे। तो देखिए यहाँ पर आपने प्रेशर, यहाँ पर x अपान m और यहाँ पर क्या लिया था प्रेशर, तो आपने प्रेशर बढ़ाया तो x अपान m बढ़ा, आपने प्रेशर बढ़ाया तो x अपान m बढ़ा, आपने प्रेशर बढ़ाया तो x अपान m बढ़ा, आपने प्रेशर बढ़ाया तो x अपान m बढ़ा। और देखिए आपने प्रेशर बढ़ाया तो क्या बढ़ा, यहाँ प्रेशर क्या हो रहा, हाई प्रेशर है ना, ये हाई प्रेशर है ना। तो हाई प्रेशर पर जो अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब हो रही है वो सैचुरेट हो जाती है। आप प्रेशर बढ़ाएंगे लेकिन अमाउंट ऑफ गैस जो एब्जॉर्ब हो रही है वो फर्दर एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस इंक्रीज नहीं होगा। तो इस तरीके से फ्रीउंडलिक एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म को याद रखिएगा। फ्रीउंडलिक एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म, ये एजम्पशन किया था कि फ्रीउंडलिक एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म में मल्टी लेयर एब्जॉर्प्शन इज पॉसिबल, जो कि गलत था। अभी बाद में लैंगम्यूर आएंगे, लैंगम्यूर फ्रीउंडलिक से कहेंगे आप फेल इसलिए हो गए थे कि देखिए हाई प्रेशर पर, देखिए हाई प्रेशर पर, ये हाई प्रेशर पर हम तो सोच रहे हैं कि प्रेशर बढ़ाते जाएंगे। ये कोई सॉलिड सरफेस है जिसको हम एडजॉर्बेंट मान सकते हैं। ये किसी गैस के चैम्बर में, गैस के सिलेंडर में रखा गया है। हम गैस का प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो इस पर गैस एब्जॉर्ब होती चली जा रही है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि जितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा गैस पर एब्जॉर्ब होगी। लेकिन दुर्भाग्य से एक ऐसा प्रेशर आएगा कि जिस पर एब्जॉर्प्शन होना बंद हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन होना बंद हो जाएगा। मतलब आप प्रेशर तो बढ़ाएंगे लेकिन जो अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब लगातार इंक्रीज हो रही थी अब वो इंक्रीज नहीं होगी, उसकी वैल्यू फिक्स हो जाएगी। आप लगातार बढ़ाते रहिए प्रेशर, अमाउंट ऑफ गैस जो एब्जॉर्ब हो रही थी उसकी वैल्यूज़ में कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा। तो इसी प्रेशर को, इस प्रेशर को जहाँ पर ये वैल्यू फिक्स हो रही, इसी प्रेशर का नाम है PS, इसी प्रेशर का नाम है सैचुरेशन प्रेशर। क्या नाम है? सैचुरेशन प्रेशर, सैचुरेशन प्रेशर। और फ्रीउंडलिक फेल हुए थे, आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे। लैंगम्यूर इन्हीं के विरोधी थे। उन्होंने ये कहा कि भाई आप फेल हो गए। क्यों? क्योंकि देखिए आपने हाई प्रेशर पर आप फेल हैं। क्यों फेल हैं? तो इन्होंने कहा कि आप हाई प्रेशर पर फेल हो गए। कौन ने कहा? लैंगम्यूर ने कहा। किससे? फ्रीउंडलिक से, कि आप तो हाई प्रेशर पर फेल हो गए। यहाँ तो प्रेशर हम बढ़ा रहे हैं तो अमाउंट ऑफ गैस बढ़ नहीं रही, वो तो वैल्यू फिक्स हो गई। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि फ्रीउंडलिक ने क्या मान लिया था कि मल्टी लेयर एब्जॉर्प्शन में टेक प्लेस, मल्टी लेयर एब्जॉर्प्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि फ्रीउंडलिक ने क्या माना था। फ्रीउंडलिक ने माना था कि मल्टी लेयर एब्जॉर्प्शन में टेक प्लेस, जबकि ये गलत था। इसको फ्रीउंडलिक ने सुधार किया कि अगर आप मोनो लेयर एब्जॉर्प्शन मानते कि एक लेयर से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन नहीं होता है तो आप सफल होते। लेकिन फ्रीउंडलिक ने क्या माना था? ये नीट का बहुत अच्छा प्रश्न है, कहीं नोट कर लीजिएगा। फ्रीउंडलिक ने मल्टी लेयर एब्जॉर्प्शन एज्यूम किया था। फ्रीउंडलिक ने मल्टी लेयर एब्जॉर्प्शन एज्यूम किया था। नीट का बहुत अच्छा प्रश्न है, जैसे मैं लिखा हूँ आप भी लिख लीजिएगा। नीट और जेई का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है कि फ्रीउंडलिक के अनुसार एब्जॉर्प्शन मल्टी लेयर एज्यूम किया गया था कि मोनो लेयर। तो आपका जवाब होगा फ्रीउंडलिक ने मल्टी लेयर एब्जॉर्प्शन को एज्यूम किया था। तो स्टार बना के आप लिख भी सकते हैं, कहीं आपके पास जगह हो तो लिख सकते हैं कि फ्रीउंडलिक had assumed multi-layer adsorption. Frundlich had assumed multi-layer adsorption. ADSORPTION. Frundlich had assumed multi-layer adsorption. फ्रीउंडलिक ने मल्टी लेयर एब्जॉर्प्शन को एज्यूम किया था। तो चलिए भाई हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ्रीउंडलिक से इतना सीख मिली कि x अपान m इज इक्वल टू KP1 अपान n। n की वैल्यू 1 से ज़्यादा है लेकिन 1 अपान n की वैल्यू 1 से कम है। लो प्रेशर और हाई प्रेशर पर जब हमने प्रेशर लो लिया था तो हमारे पास इक्वेशन x अपान m डायरेक्ट ये आया था।
हाई प्रेशर पर x अपान m डायरेक्ट p की पावर नॉट आया था और दोनों को ऐड किया तो x अपान m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर n, जहां पर n की वैल्यू 0 to 1, जहां पर n की वैल्यू 0 से 1 के बीच में वेरी करती है। तो भाई हम लोगों ने आज जब डिस्कशन शुरू किया था तो ये किया था कि एडजॉर्प्शन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो एडजॉर्प्शन को प्रभावित करते हैं। तो आपने क्या कहा था, आपने कहा था कि एडजॉर्प्शन ADSORPT, एडजॉर्प्शन को प्रभावित करने वाले कारक फटाफट बताइए। टेम्परेचर, प्रेशर, फिर नेचर ऑफ गैस मतलब एडजॉर्बेंट, फिर नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, ये ना। तो अब हमारे पास हमने टेम्परेचर डिस्कस किया, प्रेशर डिस्कस किया। प्रेशर में फ्रूंडलिक ने प्रेशर का कैसे एक्सप्लेनेशन ऑन द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन दिया था उसको भी हम लोगों ने पढ़ा। अब हमारे पास बचा है नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट ऑन द प्रोसेस ऑफ नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट का इफेक्ट क्या है ऑन द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन। तो यही हेडिंग हम लोग देंगे, नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। नेचर ऑफ हेडिंग डाल लीजिए, नेचर ऑफ NATURE, नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, ADSORBENT, नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। चलिए भाई डिस्कस किया जाए। तो हमारे पास दो टाइप की गैसेज हैं, एक तो ऐसी गैसेज हैं जो पोलर गैसेज हैं। वो पोलर गैसेज कौन कौन सी हैं, जैसे अमोनिया है। हमारे पास दो टाइप की गैसेज हैं। तो एक सॉलिड सरफेस है, ये सॉलिड सरफेस है जिसको हम एडजॉर्बेंट कहते हैं, ADSORBENT, ये एडजॉर्बेंट है। इस पर दो टाइप की गैसों का एडजॉर्प्शन हम लोगों को देखना है। इसमें कौन कौन सी गैस है, अमोनिया है, सल्फर डाइऑक्साइड है, HCl है। मतलब ये सब पोलर गैसेस, क्या है, ये सब पोलर गैसेस हैं। और दूसरे नंबर पर जो परमानेंट गैसेस हैं जैसे H2, N2, H2N2O2, ये सब परमानेंट गैसेस हैं। PERMANENT, ये सब परमानेंट गैसेस हैं। ओके, चलें। देखना ये है, हम लोगों को अपने दिमाग में सेट ये करना है कि कुछ गैसेस ये हैं और कुछ गैसेस ये हैं। दोनों गैस का इस सॉलिड सरफेस पर एडजॉर्प्शन देखना है। तो केमिस्ट्री वाले ये कहते हैं कि जो पोलर गैसेस हैं जैसे अमोनिया है, सल्फर डाइऑक्साइड, HCl, ये सब इजीली लिक्विफिएबल है। क्या, इजीली रेडली सोल्यूबल, READIL, रेडली सोल्यूबल एंड इजीली लिक्विफिएबल, रेडली सोल्यूबल एंड इजीली लिक्विफिएबल है ये सब। तो ये जो गैसेज होती हैं जो रेडली सोल्यूबल है और इजीली लिक्विफिएबल, बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने चल रहा है, नीट का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने से गुजर रहा है भाई, कि ये जो गैसेज हैं पोलर गैसेज, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, HCl, इनकी विशेषता है कि रेडली सोल्यूबल होती है, इजीली लिक्विफिएबल होती हैं। तो ऐसी गैसेज जो रेडली सोल्यूबल हों, इजीली लिक्विफिएबल हों, वो फर्स्टली एब्जॉर्ब होंगी, फर्स्टली एब्जॉर्ब, ध्यान रखना। तो ये पहले एब्जॉर्ब होंगी और ये सेकेंडली एब्जॉर्ब होंगी। तो अगर दोनों गैसेज एक साथ एब्जॉर्ब होने के लिए खड़ी हुई हैं सामने मुहाने पर, तो पहले कौन गैस एब्जॉर्ब होगी, पहले जो रेडली और इजीली स्यूएबल लिक्विफिएबल गैसेज हैं वो इस सरफेस पर बहुत तेजी से, बहुत आसानी से एब्जॉर्ब होंगी। किसकी तुलना में, जो परमानेंट गैसेज हैं, जो परमानेंट गैसेज हैं। तो देखिए इस फिगर को आप लोग बनाएंगे, लेकिन इसके पहले एक लाइन हम लोग लिखेंगे कि इट हैज़ बीन फाउंड दैट
readily soluble and easily liquefiable gases, adsorb first more readily soluble and easily liquefiable gases such as ammonia, HCl, sulfur dioxide gets readily adsorbed or adsorbed more than so called permanent gases। तो आप लोग एक लाइन में लिख लें और ऐसे फिगर बनाना है जैसे हमने बनाया है। It has been found that readily soluble readily soluble it has been found that readily soluble and easily readily soluble and easily liquefiable it has been found that readily soluble and easily easily liquefiable gases such as, बताइए भाई कौन कौन सी गैसेज, वही जो हमने लिखा है, such as ammonia, such as HCl, such as SO2 etc are more adsorbed तो भाई अंडरलाइन क्या करना चाहिए हम लोगों को जो ये दो चीजों को अंडरलाइन करना है, ये soluble and easily liquefiable more adsorbed than the so called permanent gases such as, बताएं भाई such as कौन कौन सी हैं, H2 है, N2 है, O2 है, etc। तो परमानेंट गैसेस बाद में एडजॉर्ब होंगी और जो पोलर गैसेस हैं वो पहले एडजॉर्ब होंगी। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे फिगर आप चाहें तो बना लें, ऐसे फिगर आप बना लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। इनको लिख लीजिए परमानेंट गैसेस और यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे लिखिए एडजॉर्ब फर्स्ट, ADSORBD, एडजॉर्ब फर्स्ट, FIRST, ठीक है। एडजॉर्ब लेटर, ADSORBD, एडजॉर्ब लेटर, बाद में एडजॉर्ब होंगी ये, एडजॉर्ब लेटर। तो रीजन क्यों है, कारण क्या है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जो ये पोलर गैसेस हैं, अमोनिया, HCl, सल्फर डाइऑक्साइड, इनके बीच में और एडजॉर्बेंट के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या वंडरवाल फोर्स लगता है वो मोर प्रोमिनेंट है देन द अदर कैटेगरी। यहाँ पर जो वंडरवाल फोर्स होगा या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा वो मोर प्रोमिनेंट है इन कंपैरिजन टू परमानेंट गैसेस। तो इसका रीजन क्या है, लिख लिया जाए, ऐसा क्यों है, कैसे लिखा जाए भाई? वंडरवाल फोर्सेस, ऐसे यही चीज लिखना है हम लोगों को। तो इसका रीजन मैं इसको इरेज कर देता हूं, इसी के नीचे आप लोगों को रीजन लिखना है कि ऐसा क्यों हुआ। जो इजीली रेडिली लिक्विफिएबल गैसेस हैं वो बहुत तेजी से एडजॉर्ब होती हैं, ऐसा क्यों, यहीं पर रीजन लिख लीजिए, यहीं पर रीजन बना के लिख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर रीजन लिख सकते हैं। कैसे? यहीं पर रीजन क्या लिख सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, यहीं पर आप लिख सकते हैं, जैसे आपने फिगर बनाया है ना, यहीं पे आप लिख सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, INTER, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वंडरवाल फोर्सेस आर ARE are more prominent, are more predominant than the permanent gases
देन द परमानेंट गैसेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज और वैन डर वाल्स फोर्सेज आर मोर प्रीडोमिनेंट देन द परमानेंट गैसेस। परमानेंट गैस की तुलना में मोर प्रीडोमिनेंट होती है। तो देखिए भाई, नेचर ऑफ गैसेज एंड नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट पर हम लोगों ने ये डिस्कशन किया कि जो पोलर गैसेज हैं जैसे HCl, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, ये किसी सॉलिड सरफेस पर बहुत तेजी से एडजॉर्ब होंगी और कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। ये गैसेज दी गई हैं, ये गैसेज दी गई। तो जो पोलर गैसेज हैं, पोलर गैसेज की विशेषता ये है कि ये रेडली और इजीली लिक्विफिएबल हैं, इसलिए इनके बीच में और एडजॉर्बेंट के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज या वैन डर वाल्स फोर्सेज काम करता है वो प्रीडोमिनेंट होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसकी तुलना में? इनकी तुलना में, जो परमानेंट गैसेस हैं। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। तो अब एक नोट लिखना है हम लोगों को, जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, लेकिन लिखा नहीं था, उसको हम लोग लिख लेते हैं। अच्छा ये बताइए, हमने एडजॉर्प्शन जब आप लोगों को स्टार्ट किया था तो हमने ये कहा था कि द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ फॉरेन सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट इज नोन एज एडजॉर्प्शन, यही कहा था ना। और मैंने ये कहा था कि अगर आप, ये कोई सॉलिड सरफेस है जिसको हमने एडजॉर्बेंट माना है, इस पर फॉरेन पार्टिकल आके एडजॉर्ब हो रहे हैं, अगर हमने इसको पोलराइज कर दिया, इसको स्मॉल पीसेस में ब्रेकआउट कर दिया, इसको तोड़ दिया, इसको महीन महीन पीस दिया, तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा? बढ़ जाएगा। और सरफेस एरिया जब बढ़ जाएगा तो एक्टिव सेंटर्स की संख्या भी बढ़ जाएगी, और एक्टिव सेंटर की संख्या जब बढ़ जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन पार्टिकल आएंगे, इसके सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाएंगे। तो इसका मतलब एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। क्यों? क्योंकि फाइनली डिवाइडेड एडजॉर्बेंट्स आर मोर इफेक्टिव। तो एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, तो नोट करके लिखना है कि सिंस एडजॉर्प्शन इज ए सरफेस फिनोमेनन इट इज एविडेंट दैट, एक नोट लिखना है, नोट NOTE, एक नोट लिखना है। चलिए भाई लिखिए, सिंस SINCE, सिंस एडजॉर्प्शन ADSORPTION, since adsorption is a surface phenomena, PHENOMENON, since adsorption is a surface phenomena and therefore it is evident that since adsorption is a surface phenomena and therefore it is evident that, यह स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है भाई? कि adsorption ADSORPTION, adsorption is directly proportional to surface area ARE of the surface area of the adsorbent, आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट कर लीजिए, जिससे कि आप जब भी एग्जाम में जाएं, रिवाइज करके अपने नोट्स को जाएं, तो स्क्वायर ब्रैकेट के जितने भी फार्मूले हैं वो आपको दिखते रहे। और ये एक फिक्स टेम्परेचर पर बात हो रही है, वो तो अंडरस्टूड है। ऐसा क्यों हुआ? चूँकि जो फाइनली डिवाइडेड एडजॉर्बेंट्स होते हैं वो मोर इफेक्टिव होते हैं। क्यों ऐसा है? ऐसा क्यों है भाई? since finally divided adsorbents ARE are more effective, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव। since finally divided adsorbents are more effective। चलिए भाई, हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट और नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट कैसे एडजॉर्प्शन को प्रभावित करते हैं।
तो मैंने कहा कि अगर पोलर गैसेज हैं तो वो बहुत तेज़ी से एब्जॉर्ब होंगी, जो परमानेंट गैसेज हैं वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होंगी। उनका एब्जॉर्प्शन जो ईजिली लिक्विफिएबल और रेडली सोल्यूबल गैसेज हैं उनके कंपैरिजन में बहुत स्लो होगा। फिर मैंने आपको नोट के फॉर्म में एक चीज़ बताई जो कि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन पुनः हम लोगों ने डिस्कस किया कि एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसी भी एब्जॉर्बेंट का सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा एब्जॉर्प्शन उतना ही अच्छा होगा। तो हमारी कोशिश होगी कि सरफेस एरिया को बढ़ाया जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव सेंटर की संख्या बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन पार्टिकल आके उसके सरफेस पर एब्जॉर्ब हो। तो चलिए अब हेडिंग डालिए, एब्जॉर्प्शन आइसोबार एंड एब्जॉर्प्शन आइसोस्फीयर। नेक्स्ट दो टर्मिनोलॉजी है, एब्जॉर्प्शन ADSOR, एब्जॉर्प्शन आइसोबार, एब्जॉर्प्शन आइसोबार एंड एब्जॉर्प्शन ADSOR PTION, एब्जॉर्प्शन आइसोस्फीयर, STERE, एब्जॉर्प्शन आइसोबार एंड एब्जॉर्प्शन आइसोस्फीयर। इन दोनों चीज़ों को हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले नंबर पर हेडिंग डाल दें, एब्जॉर्प्शन आइसोबार ADSOR, एब्जॉर्प्शन आइसोबार, एब्जॉर्प्शन आइसोबार। चलिए भाई, इसके नाम से स्पष्ट है, आइसो माने सेम, आइसो प्लस बार, यही है ना। आइसो माने क्या है, कांस्टेंट या सेम, बार माने क्या है, प्रेशर, PRESSURE, यही है ना। आइसो माने कांस्टेंट और बार माने प्रेशर। तो एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म कुछ है नहीं, ये कांस्टेंट प्रेशर पर होने वाली कोई ऐसी घटना है। तो इट इज ए रिलेशन अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब, ये किसके किसके बीच में रिलेशन है, इट इज ए रिलेशन between amount of gas adsorbed, it is a relation between amount of gas adsorbed, that is x upon m, relation between amount of gas adsorbed, ADSORBD, relation between amount of gas adsorbed and temperature at constant pressure, at constant pressure, PRESSURE, at constant pressure। आर करके लिख सकते हैं भाई, x अपॉन m अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब और किसके किसके बीच में, वर्सेस किसके बीच में, टेम्परेचर के बीच में, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, PRESSURE, एट कांस्टेंट प्रेशर। एक्स अपॉन एम अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब और टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन होता है, यही क्या कहलाता है, एट कांस्टेंट प्रेशर एब्जॉर्प्शन आइसोबार, एब्जॉर्प्शन आइसोबार। तो एक ग्राफ जो इसके बीच में आता है वो आप खींच लीजिए, एक्स अपॉन एम अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब और यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर, और क्या है, टेम्परेचर। तो भाई ग्राफ ऐसे आता है, और आपने पढ़ा भी था कि टेम्परेचर बढ़ाने पर अमाउंट ऑफ गैस क्या होती है, डिक्रीज करती है। देखिए यहाँ पर 0 है, टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं, अमाउंट ऑफ गैस डिक्रीज कर रही, टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं तो अमाउंट ऑफ गैस क्या हो रही, डिक्रीज कर रही, टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं तो अमाउंट ऑफ गैस डिक्रीज कर रही। तो यहाँ पर एक्स अपान एम क्या है, अमाउंट ऑफ गैस पर ग्राम, क्या है, पर ग्राम, अमाउंट ऑफ गैस पर ग्राम, यहाँ पर लिख सकते हैं पर ग्राम, या नीचे आप लिख लीजिए, साफ साफ स्पष्ट दिखता रहे, नोट्स बनाने में कोई आपको प्रॉब्लम ना हो, तो यहाँ पर लिख दीजिए पर ग्राम, GRAM। और यहाँ पर क्या है भाई, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये TEM PRE। तो इसका मतलब कि अमाउंट ऑफ गैस और टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन होता है,
amount of gas adsorbed, adsorption, ADSORPT, adsorption is inversely proportional to 1/T। ऑलरेडी भी आप इसको देख चुके हैं लेसेटेलियर प्रिंसिपल के कारण। लेसेटेलियर प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। एडजॉर्प्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T। हमने कहा था कि टेम्परेचर कम रखेंगे, प्रेशर हाई रखेंगे, तभी किसी गैस का किसी सॉलिड सरफेस पर एडजॉर्प्शन बहुत बेहतर होगा। तो एडजॉर्प्शन आइसोबार फाइनली क्या है भाई? यह एक रिलेशन है किसके किसके बीच में? x/m और टेम्परेचर के बीच में एट कांस्टेंट प्रेशर। आइसोबार से आप समझ जाएंगे, आइसोबार का मतलब कांस्टेंट प्रेशर। आइसोबार अगर कहीं दिखे तो आप समझ जाएंगे कि कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर। आइसोबार से आप समझ जाएंगे कांस्टेंट प्रेशर। तो अब नेक्स्ट हेडिंग एडजॉर्प्शन आइसोस्फीयर, एडजॉर्प्शन आइसोस्फीयर नेक्स्ट हेडिंग हम लोग डालेंगे इसी में। एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन आइसोस्फीयर, एडजॉर्प्शन आइसोस्फीयर, एडजॉर्प्शन ADSORPTI, एडजॉर्प्शन आइसोस्फीयर, एडजॉर्प्शन आइसोस्फीयर, एडजॉर्प्शन आइसोस्फीयर। तो देखिए भाई एडजॉर्प्शन आइसोस्फीयर ये भी एक कर्वेचर है किसके किसके बीच में? ये टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में एक ग्राफ है। एडजॉर्प्शन आइसोस्फीयर, रिलेशन बिटवीन BETWEN, रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर, रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर ए given amount of for a given amount of adsorption, ADSORPTION, for a given amount of relation between temperature and pressure, relation between temperature and pressure for a given amount of adsorption। मतलब दैट इज करके आप लिख सकते हैं, दैट इज करके लिख सकते हैं किसके किसके बीच में? टेम्परेचर वर्सेज प्रेशर, और ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट बनाइए एट कांस्टेंट x/m, बस x/m आप समझ जाएंगे। एडजॉर्प्शन अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब। तो क्या रिलेशन होता है भाई, कैसे ग्राफ आता है, वो ग्राफ आप लोग बनाना है आप लोगों को। ये टेम्परेचर है और ये क्या है? प्रेशर। ये टेम्परेचर है और ये क्या है? प्रेशर। ठीक है, ग्राफ कैसे आता है? ग्राफ ऐसे आता है ना, यहां पर लिख लीजिए एट कांस्टेंट x/m, दैट इज एडजॉर्प्शन, ADSORPTION, दैट इज एट कांस्टेंट x/m, दैट इज एडजॉर्प्शन। x यहां पर क्या है? T है, और यहां पर क्या है? P है। ओके, तो भाई देखिए हम लोगों ने एडजॉर्प्शन आइसोथर्म डिफाइन किया। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। तो पहले नंबर पर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? हम लोगों ने पहले नंबर पर डिस्कस किया एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, यही डिस्कस किया ना, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में क्या है? टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, तो x/m वर्सेस P के बीच में ग्राफ एट कांस्टेंट T। फिर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के बाद एडजॉर्प्शन आइसोबार को हमने क्या डिफाइन किया? x/m वर्सेस T के बीच में ग्राफ एट कांस्टेंट प्रेशर। यही हम लोगों के पास ग्राफ था ना। फिर हम लोगों ने क्या डिफाइन किया? एडजॉर्प्शन, आप भी लिख लीजिएगा मेरे साथ, एडजॉर्प्शन
एडजॉर्प्शन आइसोस्टीयर। ये क्या था भाई एक्स, ये क्या था, ये टी वर्सेस पी के बीच में ग्राफ था, और टी और पी के बीच में ग्राफ था, टी और पी के बीच में ग्राफ था एट कांस्टेंट एक्स पानियम, यही तो था। तो फाइनली हमारे पास यही चीज थी, ये तीन चीजें हम लोगों के पास थी, और नीचे आप वही फाइनली करके लिख लीजिएगा, जिससे आप ये एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट एक्स पानियम, ओके, दिस ओके, ये दिस। तो हमारे पास तीन बातें हैं, एक्स पानियम वर्सेस पी, एक्स पानियम वर्सेस टी, टी वर्सेस पी एट कांस्टेंट एक्स पानियम। तो तीनों बातों को याद रखिएगा, और इसके बाद हेडिंग डालिए डिजॉर्प्शन, इसके बाद हेडिंग डालिए डिजॉर्प्शन, इसके बाद हेडिंग डालिए डिजॉर्प्शन, DESORPT, डिजॉर्प्शन। जैसे एडजॉर्प्शन आपने पढ़ा था ना, तो एडजॉर्प्शन का जस्ट अपोजिट टर्मिनोलॉजी है डिजॉर्प्शन, DESORPTION, डिजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन में मैंने क्या बताया था, एडजॉर्प्शन में मैंने कहा था कि फॉरेन पार्टिकल का एक्यूमुलेशन किसी सॉलिड सरफेस पर हो तो उसको हम एडजॉर्प्शन कहेंगे। लेकिन इसी का जस्ट उल्टा, कि जो एक्यूमुलेटेड एडजार्बेट हैं, एक्यूमुलेटेड फॉरेन पार्टिकल्स हैं, वो सरफेस को छोड़ के चले जाएं, सरफेस को छोड़ के बाहर निकल जाएं, फ्लाई ऑफ कर जाएं, तो रिमूव हो जाएं सरफेस को छोड़ के, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज द डिजॉर्प्शन। डी एक्यूमुलेशन या फ्लाई ऑफ अ फॉरेन पार्टिकल फ्रॉम द सरफेस ऑफ एडजार्बेंट इज नोन एज डिजॉर्प्शन। तो लिखिए भाई, डिजॉर्प्शन में लिखा जाए, डिजॉर्प्शन में लिखा जाए क्या, डी एक्यूमुलेशन, DACCUMULATION, डी एक्यूमुलेशन, डी एक्यूमुलेशन का मतलब फ्लाई ऑफ, फ्लाई ऑफ, डी एक्यूमुलेशन फ्लाई ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स, FOREIGN, डी एक्यूमुलेशन या फ्लाई ऑफ अ फॉरेन पार्टिकल्स from the surface of, from the surface, SURFACE, from the surface of, deaccumulation fly off of foreign particles from the surface of, deaccumulation of fly off of foreign particles from the surface of adsorbent, ADSORBENT, adsorbent is known as desorption, is known as desorption, डबल कॉमा क्लोज। तो कैसे अगर फिगर बनाना है, चूंकि फिगर देखने पर व्यक्ति को ज़्यादा समझ में आता है, यहाँ पर ऐसे बना दीजिए, इसको एडजार्बेंट लिखिए, एडजार्बेंट में, और यहाँ पर जो फॉरेन पार्टिकल हैं ये पहले से एडजार्ब हैं, और इन्हीं को फ्लाई ऑफ कराना है। क्या कराना है, फ्लाई ऑफ, ये उड़ गए बाहर चले गए भाई, तो फ्लाई ऑफ, डी एक्यूमुलेशन ना, तो इसको लिख दीजिए फ्लाई ऑफ, फ्लाई ऑफ या डी एक्यूमुलेशन, ACCUMULATION, डी एक्यूमुलेशन ना। तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहेंगे डिजॉर्प्शन। क्या कहेंगे, डिजॉर्प्शन। और हेडिंग डाल दीजिए डिजॉर्प्शन एक्टिवेशन एनर्जी। नेक्स्ट हेडिंग डिजॉर्प्शन एक्टिवेशन एनर्जी, डिजॉर्प्शन एक्टिवेशन एनर्जी, डिजॉर्प्शन एक्टिवेशन एनर्जी, डिजॉर्प्शन, हेडिंग डालिए डिजॉर्प्शन एक्टिवेशन एनर्जी, DESORPTION, डिजॉर्प्शन एक्टिवेशन, डिजॉर्प्शन एक्टिवेशन एनर्जी, ENERGY, डिजॉर्प्शन एक्टिवेशन एनर्जी, के डिजॉर्प्शन, KDESOR
डिजॉर्प्शन एक्टिवेशन एनर्जी। डिजॉर्प्शन एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब है के डिजॉर्प्शन। के डिजॉर्प्शन, के डिजॉर्प्शन। तो देखिए भाई आर्हेनियस इक्वेशन क्या कहता है? आर्हेनियस इक्वेशन ये कहता है ना कि किसी भी रिएक्शन पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव होगा। तो आप लोगों ने कैसे आर्हेनियस इक्वेशन को लिखा था? K इज इक्वल टू ई की पावर माइनस ई अपान आर टी ना। K इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई अपान आर टी। ये आप लोगों ने डिस्कस किया था, आप लोगों ने यही डिस्कस किया था ना भाई। K इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई अपान आर टी। उसी तरीके से जो रेट ऑफ डिजॉर्प्शन है किसी भी सरफेस, ये कोई सरफेस है, इसको हमने कहा एडजॉर्बेंट ना। ये सरफेस, ये सरफेस, ये सरफेस, ये सरफेस, यहां से फ्लाई ऑफ होगा ना। तो रेट ऑफ डिजॉर्प्शन, जो रेट ऑफ डिजॉर्प्शन है, DESORPTI, जो रेट ऑफ डिजॉर्प्शन है वो किस बात पर डिपेंड करेगा? रेट ऑफ डिजॉर्प्शन भी आर्हेनियस इक्वेशन को फॉलो करता है। तो द रेट कांस्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ डिजॉर्प्शन फॉलो एन आर्हेनियस टाइप। मतलब ये जो डिजॉर्प्शन हो रहा है, डिजॉर्प्शन हो रहा है, आपने हेडिंग डाला है डिजॉर्प्शन एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ पर जो एक्टिवेशन एनर्जी इन्वॉल्व है डिजॉर्प्शन के केस में, इसी एक्टिवेशन एनर्जी को हम कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी फॉर डिजॉर्प्शन। और ये जो रेट कांस्टेंट है, इस रेट कांस्टेंट को हम कहेंगे के डिजॉर्प्शन, रेट कांस्टेंट फॉर द डिजॉर्प्शन एट टेम्परेचर T। तो द रेट कांस्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ डिजॉर्प्शन फॉलो एन आर्हेनियस टाइप ऑफ इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन जो हम लोग जानते हैं, बहुत रिनाउड इक्वेशन है, K इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई अपान आर टी। तो डिजॉर्प्शन भी इसको फॉलो करता है, डिजॉर्प्शन भी इसको फॉलो करता है। तो कैसे लिखें? एक लाइन डबल इंट काम हम लिख सकते हैं, द रेट ऑफ डिजॉर्प्शन, द रेट ऑफ डिजॉर्प्शन, द रेट ऑफ डिजॉर्प्शन, द रेट ऑफ डिजॉर्प्शन फॉर द प्रोसेस ऑफ द रेट कांस्टेंट for the process of rate constant for the process of the rate constant for the process of desorption, the rate constant for the process of desorption follow FOLLOW, the rate constant for the process of desorption follow Arrhenius type, ARR Arrhenius type of rate equation for Arrhenius type equation, that is K is equal to, या यहाँ पर K डिजॉर्प्शन इज इक्वल टू A e की पावर माइनस ई अपान आर टी। तो भाई ध्यान दीजिएगा, द रेट कांस्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ डिजॉर्प्शन फॉलो आर्हेनियस टाइप इक्वेशन, के डिजॉर्प्शन इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई अपान आर टी। तो यहाँ पर जितनी चीज़ें हैं इसको लिख लिया जाए, चूँकि तरीका यही है, जब कोई इक्वेशन आप लिखते हैं तो उस इक्वेशन की जितनी भी टर्मिनोलॉजी है वो लिखना आपकी मजबूरी है। तो देखिए यहाँ पर के क्या है, वेयर के डिजॉर्प्शन, वेयर के डिजॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट फॉर डिजॉर्प्शन, रेट कांस्टेंट फॉर डिजॉर्प्शन। चले भाई ए बताइए, ए क्या है? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या आर्हेनियस फैक्टर,
फिर ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ डिजॉर्प्शन। एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन को स्पष्ट लिख दिया जाए, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर डिजॉर्प्शन, DESORPTION, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर डिजॉर्प्शन। आर क्या है भाई, आर गैस कांस्टेंट, आर गैस कांस्टेंट। याद है ना गैस कांस्टेंट की कितनी वैल्यूज मैंने बताई थी, गैस कांस्टेंट की हमने 4 वैल्यूज बताई थी। कौन कौन सी हैं, 8.314 JK-1 मोल -1, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर डिग्री पर मोल। फिर मैंने क्या बताया था, 8.314 इंटू 10⁻⁷ अर्ग पर डिग्री पर मोल। फिर उसके बाद 1.96 या उसी को हम कह सकते हैं 2 कैलोरी पर डिग्री पर मोल। तो ये 4 वैल्यूज थे। टी क्या है भाई, टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो जो हमारा डिजॉर्प्शन है, डिजॉर्प्शन भी आर्हेनियस इक्वेशन को फॉलो करता है, के डिजॉर्प्शन इज इक्वल टू ए ई की पावर -E/RT। तो आज मैं इस लेक्चर को यहीं फिनिश करता हूं, लेकिन फिनिश करने से पहले, समाप्त करने से पहले हम आपको रिवाइज कराना, जैसे कि सारी क्लासेस में हमने रिवाइज कराया है, आज भी मैं रिवाइज करा के तब इस क्लास को फिनिश करता हूं। तो देखिए आज हम लोगों ने स्टार्टिंग कहाँ से किया था, आज हम लोगों ने स्टार्टिंग ये किया था कि एडजॉर्प्शन को प्रभावित करने वाले 4 कारक, 4 फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्परेचर, सेकेंड वन प्रेशर, थर्ड वन नेचर ऑफ द एडजॉर्बेंट एंड फोर्थ वन इज द नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट कि एट लो टेम्परेचर देयर इज ए गुड एडजॉर्प्शन, एट हाई प्रेशर एडजॉर्प्शन is a very good. तो टेम्परेचर मस्ट बी लो, प्रेशर मस्ट बी हाई फॉर ए गैस टू बी एडजॉर्ब ऑन द सॉलिड सरफेस टू ए लार्ज एक्सटेंट। लेकिन मैंने ये बताया कि फ्रीउंडलिक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत डीप में प्रेशर का इफेक्ट ऑन द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन पर एक्सपेरिमेंट किया, उसको एक्सप्लेन किया, और इन्होंने ये पाया कि जब प्रेशर बहुत लो होता है, और फ्रीउंडलिक ने जब स्टार्ट किया तो इन्होंने एज्यूम किया किसी सॉलिड सरफेस पर मोनोलेयर गैसेस, गैस की कई लेयरें, मल्टी लेयर एडजॉर्प्शन को फ्रीउंडलिक, याद रखिएगा मल्टी लेयर एडजॉर्प्शन वाज प्रपोज्ड बाय फ्रीउंडलिक, मल्टी लेयर FM, भाई ध्यान रखिए FM मल्टी लेयर, FMU, F माने फ्रीउंडलिक, MU माने मल्टी लेयर द एडजॉर्प्शन। इन्होंने क्या बताया था कि X/M अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब जो है वो P1/, ऐसे डिपेंड करता है। और जिसका ग्राफ हम लोगों ने खींचा था, तो ग्राफ हम लोगों ने कैसे पाया, हम लोगों ने ग्राफ ऐसे पाया था ना। तो ये फेल हो गए थे, क्यों फेल हुए, क्योंकि इन्होंने मल्टीलेयर मान लिया था। ये सारे जो ग्राफ थे X/M और प्रेशर के बीच में, ये सारी जो लाइनें थी ये आइसोथर्म कहलाती हैं। यहाँ पर अगर T1 इसको T2 इसको, तो T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3। फिर मैंने बताया कि जो आसानी से लिक्विफिएबल रेडिली सोल्यूबल गैसेस हैं वो किसी सॉलिड सरफेस पर ज़्यादा एडजॉर्ब होती हैं। फिर मैंने आपको बताया कि सरफेस एरिया अगर ज़्यादा है किसी एडजॉर्बेंट का तो ज़्यादा एडजॉर्प्शन। फिर मैंने आपको ये बताया कि जो गैसेस परमानेंट हैं वो गैसेस बहुत धीरे धीरे एडजॉर्ब होती हैं इन कंपेरिजन टू द पोलर गैसेस। ऐसा क्यों होता है कि जो पोलर गैसेस होती हैं उनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या वैन वाल फोर्सेस होते हैं वो प्रीडोमिनेंट होते हैं इन कंपेरिजन टू परमानेंट गैसेस। तो इसीलिए जो पोलर गैसेस हैं वो बहुत तेज़ी से, बहुत जल्दी एडजॉर्ब होती हैं सॉलिड सरफेस पर, और जो परमानेंट गैसेस होती हैं उनका एडजॉर्प्शन बहुत धीरे धीरे होता है। तो और फिर मैंने बताया कि किसी सरफेस पर एडजॉर्ब होना, किसी सरफेस पर एक्यूमुलेट होना एडजॉर्प्शन है, लेकिन उस सरफेस से अगर पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल बाहर निकलते जाएं तो इस प्रोसेस को डीकम्युलेशन कहते हैं, डीजॉर्प्शन कहते हैं। डीजॉर्प्शन आर्हेनियस टाइप इक्वेशन को फॉलो करता है।
दैट इज के डिजॉर्प्शन, के डिजॉर्प्शन इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। यहाँ पर के डी क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर द डिजॉर्प्शन, ए आर्हेनियस इक्वेशन, ए प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ए आर्हेनियस फैक्टर, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर डिजॉर्प्शन, आर गैस कांस्टेंट, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर। आप लोग इसको लिख लिख के रिवाइज करिएगा, लिख लिख के पढ़िएगा, क्योंकि जब आप लिख के पढ़ते हैं तो चीज़ें आपके दिमाग में ज़्यादा ग्रैस्प होती हैं, ज़्यादा आपको समझ में आती हैं। और खूब मेहनत करिए, खूब परिश्रम करिए, श्रम के बिना कुछ भी साध्य नहीं है, श्रमम बिना किमपि साध्यम। इन्हीं शब्दों के साथ अलविदा, नमस्कार, फिर नेक्स्ट पर मिलेंगे।